हेलो स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे जैव बल सिद्धांत, भौतिक बल सिद्धांत और मूल दाब सिद्धांत, यानी रसारोहण की क्रिया को समझने के लिए बेटा तीन सिद्धांत थे, जिसमें सबसे पहला जो सिद्धांत था वो था जैव बल सिद्धांत। एक्चुअल में बेटा जैव बल जो सिद्धांत होता है, इसके बारे में मैं आपको लास्ट क्लास में एक पॉइंट बताया था कि जैव बल सिद्धांत के द्वारा रसारोहण की क्रिया को, किसको बेटा, रसारोहण की क्रिया को कौन करते हैं? जैविक बल करते हैं। जैविक बल कहां पे उत्पन्न होते हैं? पौधे के किसी ना किसी भाग में। अर्थात यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार के सिद्धांत के अंतर्गत या इसके अनुसार रसारोहण की क्रिया में पादप के भाग प्रयुक्त होते हैं या पादप के भाग सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं। देखिए बेटा, जैव बल जो सिद्धांत था, एक लाइन आप लिख चुके हो लास्ट क्लास में कि इस सिद्धांत के अनुसार ये पॉइंट आप लिख चुके हो बेटा, क्या कि इस सिद्धांत के अनुसार रसारोहण की जो क्रिया होती है वो जैविक बलों के द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा बेटा? जैविक बलों के द्वारा होती है। अब इससे आगे आपको क्या करना है कि बेटा जैव बल सिद्धांत के अंतर्गत तीन वैज्ञानिक आए और तीनों वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए। किसी ने कहा कि ये इस प्रकार होता है, तो बेटा किसी ने कुछ कहा, तो किसी ने कुछ कहा। तो यहां तक आप लिख चुके हो। इससे आगे अब आपको लिखना है। लिखिए, जैविक बल सिद्धांत के अनुसार या जैविक बल सिद्धांत के अंतर्गत, जैविक बल सिद्धांत के अंतर्गत कुछ वैज्ञानिकों ने अपने मत प्रस्तुत किए, कुछ वैज्ञानिकों ने अपने मत प्रस्तुत किए जो कि निम्न प्रकार हैं। पहला लिखना है बेटा आपको गोल्डलेवस्की। इसी में 3 पॉइंट लिखने हैं आपको जैविक बल। ये एक वैज्ञानिक है गोल्डलेवस्की, और बेटा इस वैज्ञानिक ने क्या बताया है वो आप लिखिए। गोल्डलेवस्की लिखो बेटा। गोल्डलेवस्की ने रिले पंप सिद्धांत दिया। गोल्डलेवस्की ने रिले पंप सिद्धांत दिया। गोल्डलेवस्की ने रिले पंप सिद्धांत दिया। कौन सा दिया बेटा? रिले पंप सिद्धांत। रिले पंप सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार पौधों में रसारोहण
जिसके अनुसार पौधों में रसारोहण जाइलम मृदुतक तथा मज्जाकिरणों की जीवित कोशिकाओं के मज्जाकिरणों की जीवित कोशिकाओं के परासरण दाब में आवर्ती परिवर्तन होते हैं। देखो बेटा, गोल्डलेवस्की के रिले पंप सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जाइलम मृदुतक तथा मज्जाकिरणों की जीवित कोशिकाओं के परासरण दाब में आवर्ती परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? आवर्ती परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण रसारोहण की क्रिया होती है। जिसके कारण बेटा क्या होती है? रसारोहण की क्रिया होती है। इसे आप नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, तो जैव बल सिद्धांत के अंतर्गत आपने एक साइंटिस्ट की बात कर ली है, गोल्डलेवस्की की। अब गोल्डलेवस्की के बाद बेटा अब दूसरा साइंटिस्ट जो आ रहा है, यानी कि सेकंड पॉइंट आपको जो हेडिंग करना है वो करना है सर जेसी बॉस। क्या करना है? सर जेसी बॉस। तो सर जेसी बॉस क्या बता रहे हैं उसको अब आगे आप देखिए बेटा। लिखो बेटा सर जेसी बॉस, लिखो। इन्होंने स्पंदन सिद्धांत दिया। स्पंदन सिद्धांत इन्होंने क्या बताया? स्पंदन सिद्धांत। इन्होंने स्पंदन सिद्धांत बताया, जिसके अनुसार तने के बलकुट की सबसे भीतरी कोशिकाएं, जिसके अनुसार तने के बलकुट की सबसे भीतरी कोशिकाएं
तने के वलकुट की सबसे भीतरी कोशिकाएं जो एंडोडर्मिस के संपर्क में रहती हैं। किसके संपर्क में बेटा? एंडोडर्मिस के संपर्क में रहती हैं। में रहती हैं, उनमें नियमित लयबद्ध स्पंदन के कारण, उनमें नियमित लयबद्ध स्पंदन के कारण, उनमें नियमित लयबद्ध स्पंदन के कारण रसारोहण की क्रिया होती है। रसारोहण की क्रिया होती है। उनमें क्या होता है? नियमित लयबद्ध स्पंदन के कारण रसारोहण की क्रिया होती है। लिखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, सर जेसी बोस ने, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, एक्चुअल में क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि सर जेसी बोस ने किस पादप पर अपने प्रयोग किए, तो आपको याद रखना है सर जेसी बोस ने बेटा किस पर अपने प्रयोग किए? भारतीय टेलीग्राफ पादप पर। किस पर किए? भारतीय टेलीग्राफ पादप पर। तो नेक्स्ट लाइन लिखिए, सर जेसी बोस ने इंडियन टेलीग्राफ प्लांट, भारतीय टेलीग्राफ पादप पर अपने प्रयोग किए। ठीक है बेटा, तो ये याद रखना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना लिखने के बाद अब जो तीसरा जो साइंटिस्ट आएगा, अब आप उसके बारे में लिखोगे। जो तीसरा बेटा जो साइंटिस्ट होता है, उस साइंटिस्ट का नाम है स्ट्रासबर्गर। क्या नाम है? स्ट्रासबर्गर। तो आप तीसरा जो लिखोगे वो लिखोगे स्ट्रासबर्गर। थर्ड पॉइंट क्या आएगा जैविक बल सिद्धांत के अंतर्गत? स्ट्रासबर्गर। लिखो बेटा, इसने क्या बताया था? स्ट्रासबर्गर ने बताया था कि रसारोहण की क्रिया का, किसका बेटा? रसारोहण की क्रिया का जैविक कोशिकाओं से कोई सीधा संपर्क नहीं होता है, अर्थात रसारोहण की क्रिया जैविक बलों के द्वारा नहीं होती है। इसने लिखो, स्ट्रासबर्गर ने बताया कि रसारोहण की क्रिया जैविक बलों के द्वारा नहीं होती है, अर्थात रसारोहण की क्रिया जैविक क्रिया नहीं है। रसारोहण की क्रिया जैविक क्रिया नहीं है। लेकिन इन्होंने बताया कि जैविक कोशिकाओं की उपस्थिति, लेकिन इन्होंने क्या बताया? जैविक कोशिकाओं की उपस्थिति इस क्रिया के लिए जैविक कोशिकाओं की उपस्थिति इस क्रिया के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए आवश्यक होती है। अनुकूल वातावरण बनाने के लिए आवश्यक होती है। यदि कोई स्टूडेंट नहीं लिख पाया तो दोबारा लिख सकता है। स्ट्रासबर्गर ने बताया कि रसारोहण की क्रिया एक जैविक क्रिया नहीं है, अर्थात जैविक बलों के द्वारा नहीं होती है, और इन्होंने बताया कि जैविक कोशिकाओं की उपस्थिति रसारोहण के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए आवश्यक है, या अनिवार्य है, या जरूरी है। और बेटा यहां पे आके आपका ये जैविक बल सिद्धांत समाप्त हो जाता है। तो आपने क्या देखा बेटा? जैविक बल सिद्धांत के अंतर्गत आपने 3 साइंटिस्टों के बारे में देखा कि 3 वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। गोल्डले वस्की,
उसके बाद आया सर जेसी बॉस और उसके बाद आया स्ट्रासबर्गर। गोल्डलेवस्की ने क्या बताया बेटा? गोल्डलेवस्की ने कहा कि रिले पंप सिद्धांत, अर्थात उनमें नियमित लयबद्ध स्पंदन होता है। अर्थात किसमें? सॉरी, रिले पंप सिद्धांत दिया। उसने कहा कि जाइलम पेरेन्काइमा यानी जाइलम मृदुतक और मज्जा किरणों की जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उनके जो परासरण दाब में आवर्ती परिवर्तन होते हैं, इसके कारण रसारोहण की क्रिया होती है। उसके बाद सर जेसी बॉस ने क्या बताया? नियमित लयबद्ध स्पंदन होता है। उसने कहा कि भाई नियमित लयबद्ध स्पंदन होता है जिसकी वजह से क्या होता है? रसारोहण की क्रिया होती है। और उसके बाद अंतिम आए स्ट्रासबर्गर और इन्होंने क्या कहा बेटा कि रसारोहण की क्रिया का कोई सीधा संबंध नहीं है जैविक कोशिकाओं से, लेकिन जैविक कोशिकाओं की उपस्थिति उनके लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए आवश्यक होती है। तो ये उन्होंने बात बताई बेटा। तो इस क्लास में अपन आप क्या पढ़ चुके हो आप लोग बेटा? जैविक बल सिद्धांत के अंतर्गत आप तीनों साइंटिस्टों के पढ़ चुके हो। और अगर कभी क्वेश्चन आए जैविक बल सिद्धांत को बताओ तो यहां तक तीनों के बारे में आपको बताना है। अब जो बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है मूल दाब सिद्धांत। तो नेक्स्ट क्या हेडिंग करोगे आप? मूल दाब सिद्धांत कीजिए बेटा। नेक्स्ट हेडिंग करो मूल दाब सिद्धांत। नेक्स्ट हेडिंग कीजिए बेटा मूल दाब सिद्धांत। लिखिए बेटा मूल दाब सिद्धांत। और पहला पॉइंट लिखिए, इस सिद्धांत को प्रीस्टले ने दिया था। किसने? प्रीस्टले। इस सिद्धांत को प्रीस्टले ने दिया था बेटा। क्या लिखोगे? इस सिद्धांत को प्रीस्टले ने दिया था। इस सिद्धांत को प्रीस्टले ने दिया था। बेटा एक बात आपको बता दूं, वैसे अगर आप नॉलेज के तौर पर याद रखना चाहो तो रख सकते हो। ऑक्सीजन की खोज भी किसने की थी? प्रीस्टले ने की थी। आप अगर कहीं पर लिखना चाहें तो लिख सकते हो, ऑक्सीजन की जो खोज थी वो भी किसने की थी? प्रीस्टले ने की थी। तो आप लिख सकते हो ऑक्सीजन की खोजकर्ता भी प्रीस्टले ही है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद आप अब नेक्स्ट देखिए आगे। देखिए बेटा अब जो मूलदाब है इसके बारे में आप एक बात पढ़ चुके हो कि ये प्रीस्टले ने दिया था। इससे आगे क्या होता है एक्चुअल में ये परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट भी है बेटा। तो इसमें लिखिए आप पहले मेरे साथ साथ लिखते चलो बेटा। पेरेन्काइमा कोशिकाओं की कोशिका भित्ति लचीली होती है। पेरेन्काइमा कोशिकाओं की कोशिका लचीली होती है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? लचीली होती है। अभी तक क्या पढ़ा आपने? पेरेन्काइमा कोशिकाओं की कोशिका भित्ति कैसी होती है? लचीली होती है या लचीली होती है, जिसके कारण उनमें जल या विलयन प्रवेश करने से उनकी कोशिका भित्ति में तनाव उत्पन्न होता है। उनकी कोशिका भित्ति में तनाव उत्पन्न होता है। और वह पुनः अपनी स्थिति में आने का प्रयास करती है। और वह पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आने का प्रयास करती है। साथ साथ पढ़ते हुए चलना बेटा। हो सकता है आपको एक बार में नहीं समझ में आए, दोबारा में पक्का समझ में आ जाएगा। बहुत बड़ा नहीं है, एक बार आप आसानी से पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो वह पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आने का प्रयास करती है। भाई बेटा कोई भी चीज हो, आप मान के चलो किसी चीज को दबाओगे तो आप जैसे हटोगे तो वापस आना चाहेगी कि नहीं आएगी? तो ऐसे ही बेटा वो पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आने का प्रयास करती है। और इस संपूर्ण प्रक्रिया में
और इस संपूर्ण प्रक्रिया में कोशिका में उपस्थित द्रव पर धनात्मक दाब पड़ता है। कोशिका में उपस्थित द्रव पर धनात्मक दबाव पड़ता है। भाई कोशिका में उपस्थित द्रव पे तो दबाव पड़ेगा ही पड़ेगा बेटा। कोशिका में उपस्थित द्रव पर धनात्मक दाब पड़ता है, जिससे क्या होगा, कोशिका से द्रव की कुछ मात्रा निकलकर, जिससे क्या होगा बेटा, जब दबाव पड़ेगा तो उससे द्रव की कुछ मात्रा निकलकर, जिससे कोशिका से द्रव की कुछ मात्रा निकलकर वाहिकाओं में आ जाती है। किस में आ जाती है? वाहिकाओं में। कहां चला गया द्रव? वाहिकाओं में गया। वाहिकाओं में आ जाती है। इस द्रव के कारण और इस जो वाहिकाओं में जो द्रव आया है इसके कारण और इस द्रव के कारण वाहिकीय तत्वों में उत्पन्न द्रवस्थैतिक दाब को, द्रवस्थैतिक दाब का मतलब होता है जो पानी में जो दाब होता है उसको, द्रवस्थैतिक दाब को, उत्पन्न द्रवस्थैतिक दाब को ही मूल दाब कहते हैं, तो वाहिकीय तत्वों में जो उत्पन्न जो दाब हुआ है बेटा, उसी को क्या बोलते हैं? मूल दाब कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो, अब इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन देख लो, एक लाइन वाली देखो। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो जाइलम वाहिकाओं के रस में पाए जाने वाला धनात्मक दाब ही मूल दाब कहलाता है। पाए जाने वाला धनात्मक दाब ही मूल दाब कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? मूल दाब या मूल दाब कहलाता है। तो एक तरफ से जाइलम की वाहिकाओं में जो उसके द्रव में जो बल उत्पन्न होता है या दाब उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलते हैं? मूल दाब कहते हैं। अब आपको याद रखना है, इस मूल दाब का जो मापन किया जाता है, ये अच्छा क्वेश्चन है कि मूल दाब का जो मापन होता है वो मैनोमीटर से किया जाता है। तो देखिए बेटा, मूल दाब, पैराग्राफ चेंज करके या नेक्स्ट लाइन से लिखो, मूल दाब का मापन मैनोमीटर से किया जाता है। मूल दाब का मापन मैनोमीटर के द्वारा किया जाता है। अंडरलाइन कर सकते हो कि मूल दाब का मापन किसके द्वारा किया जाता है? मैनोमीटर के द्वारा किया जाता है। आगे लिखो, लेकिन किसी भी पादप में इसका मान 2 वायुमंडल से अधिक नहीं होता है। यह अच्छे से याद रख लेना, किसी भी पादप में इसका मान 2 एटीएम यानी 2 वायुमंडल से ज्यादा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बेटा 2 एटीएम दाब कितने ऊपर तक जल पहुंचवा सकता है? 20 मीटर तक, 20 मीटर की ऊंचाई तक। लिखो, आगे लिखो, 2 वायुमंडल दाब पौधों में जल को लगभग 2 वायुमंडल दाब पौधों में जल को लगभग 2 वायुमंडल दाब पौधों में जल को लगभग 20 मीटर तक चढ़ाने के लिए पर्याप्त होता है। 20 मीटर तक चढ़वा सकता है बेटा पानी को ऊपर, 20 मीटर तक जल को चढ़ाने के लिए पर्याप्त होता है।
दो वायुमंडलीय दाब पौधों में जल को लगभग 20 मीटर तक चढ़ाने के लिए क्या होता है बेटा, पर्याप्त होता है। लेकिन ऊंचे काष्ठीय पौधों के लिए, लेकिन अब बेटा जो बहुत 20 मीटर से भी बहुत ज्यादा ऊंचाई के होते हैं उनमें क्या होगा, तो लिखिए, लेकिन ऊंचे काष्ठीय पौधों के लिए 12 वायुमंडल दाब की आवश्यकता होती है। उनके लिए बेटा कितना चाहिए, 12 वायुमंडल दाब तक चाहिए होता है, 12 एटीएम तक, 12 वायुमंडल दाब की आवश्यकता होती है। तो अब जब उनमें तो बेटा वायुमंडल दाब 12 एटीएम की आवश्यकता है, लेकिन मूल दाब तो केवल कितना है, 2 एटीएम तक हो सकता है, तो उन पौधों में मूल दाब सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो लिख दो, अतः ऐसे पौधों में मूल दाब सिद्धांत लागू नहीं होता है। मूल दाब सिद्धांत लागू नहीं होता है, अतः ऐसे पौधों में मूल दाब सिद्धांत लागू नहीं होता है। अतः ऐसे पौधों में मूल दाब सिद्धांत लागू नहीं होता है, क्योंकि बेटा हम बता चुके हैं ना, वायुमंडलीय दाब जो होता है ये 2 एटीएम तक ही होता है। कौन सा, मूल दाब। तो मूल दाब का जो मान है वो कितना है, 2 एटीएम। और 2 एटीएम कितनी ऊंचाई तक जल चढ़ा सकता है पौधों में, 20 मीटर तक। लेकिन कुछ जैसे जिम्नोस्पर्म में, बहुत बड़े बड़े जिम्नोस्पर्म, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट के अंतर्गत, आरपीएमटी में, शायद एआईपीएमटी में क्वेश्चन आया था बेटा कि मूल दाब निम्न में से किन पादपों में नहीं पाया जाता है। तो वहां पे आंसर लिख रहा था, एक ऑप्शन था जिम्नोस्पर्म। तो याद रखना, जिम्नोस्पर्म में ये मूल दाब नहीं होता है। तो अतः जो काष्ठीय जो ऊंचे ऊंचे पौधे होते हैं उनमें वायुमंडल मूल दाब सिद्धांत लागू नहीं होता है। अर्थात जिम्नोस्पर्म पादपों में मूल दाब नहीं पाया जाता है। अंडरलाइन कर लेना। जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है, जिम्नोस्पर्म पादपों में मूल दाब नहीं पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप याद रख सकते हो कि जिम्नोस्पर्म पादपों में मूल दाब नहीं पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म पादपों में मूल दाब नहीं पाया जाता है, और मूल दाब का मान बेटा कितने से अधिक नहीं होता, 2 एटीएम से अधिक नहीं होता। अगर आपसे कोई पूछे क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि बेटा उनमें तो 2 एटीएम से ज्यादा की आवश्यकता होती है, लेकिन मूल दाब का मान कितना होता है, 2 एटीएम ही होता है। तो इसीलिए याद रखना आपको, सभी पादपों में मूल दाब नहीं होता है। मूल दाब उन्हीं पादपों में मिलेगा जिनकी हाइट कितने तक हो सकती है बेटा, 20 मीटर तक हो सकती है। ये आपको याद रखना है। तो बेटा आज की इस क्लास में आपने क्या देखा है, आज की इस क्लास में आपने जैविक बल सिद्धांत को देख लिया। जैविक बल सिद्धांत के अंतर्गत कितने साइंटिस्टों ने अपनी बात कही, 3 बेटा। कौन कौन से थे, गोल्डलेवस्की जिसने रिले पंप सिद्धांत दिया, उसके बाद सर्जेसी बॉस जिसने बेटा क्या बताया, भारतीय टेलीग्राफ पादप पर अपने प्रयोग किए थे, और उसके बाद था एक स्ट्रासबर्गर ने क्या कहा बेटा कि रसारोहण का सीधा कोई संबंध नहीं है जैविक क्रियाओं से या जैविक कोशिकाओं से, बल्कि उनकी उपस्थिति होना उनके लिए अनिवार्य है, अर्थात अनुकूल वातावरण तैयार करती है। उसके बाद फिर बेटा आपने क्या देखा, मूल दाब सिद्धांत। और मूल दाब सिद्धांत में आपने क्या देखा कि यह सिद्धांत किसने दिया था बेटा, प्रीस्टले ने दिया था। किसने दिया था, प्रीस्टले ने। और वाहिकीय तत्वों में उत्पन्न दाब को ही क्या बोला जाता है बेटा, मूल दाब कहा जाता है। आपको स्टार्टिंग कहां से करनी है, जैसे मैंने आपको लिखाया है कि पैरेन्काइमा कोशिकाओं की कोशिका भित्ति कैसी होती है, लचीली होती है। पैरेन्काइमा कोशिकाओं की कोशिका भित्ति लचीली होती है। जब उसमें पानी अंदर जाएगा तो बेटा पानी अंदर जाएगा तो उस पर क्या, दीवारों पर दबाव पड़ेगा। दीवारों पर दबाव पड़ेगा तो उसमें से कुछ मात्रा द्रव की निकल कर बाहर आ जाएगी, और बाहर किस में चली जाती है, वाहिकाओं में। और वाहिकीय तत्वों में उत्पन्न धनात्मक दाब ही मूल दाब कहलाता है, जिसका मान कितना होता है बेटा, 2 एटीएम होता है। और 2 एटीएम जो मान होता है यह कितनी मतलब ऊंचाई तक के लिए आवश्यक होता है, तो याद रखना 20 मीटर तक की ऊंचाई के लिए कितना होता है, 2 एटीएम। और मूल दाब का जो मापन करते हैं वो मापन किस में करते हैं बेटा, मैनोमीटर में करते हैं। अरे किस में करते हैं बेटा, मूल दाब का मापन मैनोमीटर में किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स,
इसका मान जो मापन करते हैं वो मैनोमीटर में करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इससे आगे की बेटा जो भी बात है, अब आपका रह जाता है भौतिक बल सिद्धांत। क्या रह जाता है बेटा? भौतिक बल सिद्धांत। देखिए बेटा, जनरली आपने इस चैप्टर नंबर 6 के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं, एक बार वो देख लो। देखिए, सबसे पहले आपने सिंपल जल के बारे में सीखा कि गुरुत्वीय जल, केशिकीय जल वगैरह। उसके बाद क्या होता है? जल अवशोषण। जल अवशोषण में कौन सा होता है? सक्रिय, निष्क्रिय जल अवशोषण। और कौन सा होता है बेटा? निष्क्रिय जल अवशोषण। सक्रिय और निष्क्रिय जल अवशोषण पढ़े थे। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? जल का मार्ग, जलमार्ग। और जलमार्ग में आपने देखा था कितने होते हैं? 3 होते थे। कौन से बेटा? एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, और तीसरा कौन सा था बेटा? रसधानीय पथ। कौन सा था? रसधानीय पथ। तो जल के प्रवाह के कितने मार्ग थे? जल के प्रवाह के 3 मार्ग थे, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और रसधानीय पथ। इन सबको पढ़ने के बाद आप जो अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे थे वो था रसारोहण। कौन सा था बेटा? रसारोहण। और रसारोहण में आपने देखा कि रसारोहण की क्रियाविधि को 3 सिद्धांत समझाते हैं। कितने सिद्धांत समझाते हैं रसारोहण की क्रियाविधि को? 3 सिद्धांत। वो 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं बेटा? जैसे कि पहला था जैविक बल सिद्धांत, दूसरा था मूलदाब सिद्धांत, थर्ड कौन सा है बेटा? भौतिक बल सिद्धांत। ओके स्टूडेंट्स, तो रसारोहण की क्रियाविधि को 3 सिद्धांतों के द्वारा समझाया जा रहा है। कौन कौन से? जैविक बल सिद्धांत, मूलदाब और भौतिक बल सिद्धांत। आपको याद रखना है। जिनमें से हम किन किन के बारे में पढ़ चुके हैं? जैविक बल सिद्धांत और मूलदाब सिद्धांत के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और इस टॉपिक का जो लास्ट टॉपिक रह जाता है, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है? भौतिक बल सिद्धांत। तो अब जो हम नेक्स्ट हेडिंग करेंगे वो क्या करेंगे बेटा? भौतिक बल सिद्धांत। क्या हेडिंग करने वाले हैं? भौतिक बल सिद्धांत। ओके स्टूडेंट्स, तो भौतिक बल सिद्धांत एक्चुअल में बेटा इस भौतिक बल सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है और कैसे इसके बारे में पढ़ा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। और याद रखना है, भौतिक बल सिद्धांत के अनुसार ऐसा क्या है बेटा? इस बल सिद्धांत में, भौतिक बल सिद्धांत के अनुसार रसारोहण की जो क्रिया होती है वो एक भौतिक क्रिया है। क्या है बेटा? इस सिद्धांत के अनुसार जो रसारोहण है वो क्या है बेटा? एक भौतिक क्रिया है। तो ये आपको याद रखना है बेटा। क्या याद रखना है? कि रसारोहण का जो प्रक्रिया है वो भौतिक बल सिद्धांत के अनुसार क्या होती है बेटा? एक भौतिक क्रिया होती है। अब देखो बेटा, मैं आपको वैसे एक चीज बताता हूं, आप बहुत अच्छे से समझना। एक्चुअल में मान के चलिए कोई पादप है और उस पादप की पत्तियों पर प्रकाश पड़ रहा है। बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कहानी। अगर आप समझ गए तो आप समझ लो आपके ये सब टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए बेटा, और हकीकत भी क्या है, रसारोहण हकीकत में होता भी कैसे वो मैं बता रहा हूं, सुनो। तो बेटा क्या होता है, जैसे कोई पादप है, पादप की पत्तियों पर क्या पड़ रहा है? प्रकाश पड़ रहा है। प्रकाश पड़ रहा है तो क्या होगा बेटा? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी। अरे क्या होगी? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी बेटा।
अब जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी तो पत्ती से जल की हानि होगी। अरे क्या होगी? पत्ती से जल की हानि होगी। अब जब पत्ती से जल की हानि होगी तो पत्ती की जो सिराएं एवं सिरकाएं हैं, पत्ती की जो सिरा एवं सिरकाएं हैं उसमें अंदर लाइनिंग सी जो देखी होगी 11th में हमने आपको बताया था, तो पत्ती की सिरा एवं सिरकाओं में खिंचाव, एक तनाव उत्पन्न होता है। पत्ती की सिरा एवं सिरकाओं में क्या होता है? खिंचाव या तनाव उत्पन्न होता है। समझिए कैसे। इस लाइन को आप लिख सकते हो पहले, भौतिक बल सिद्धांत में इस लाइन को लिख लो आप कि इस सिद्धांत के अनुसार रसारोहण एक भौतिक क्रिया है। इस सिद्धांत के अनुसार रसारोहण एक भौतिक प्रक्रिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा अब इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को समझाऊंगा। चलो इस क्लास को अब यहीं पे हम समाप्त करते हैं और इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में भौतिक बल सिद्धांत को मैं क्लियर कराऊंगा और नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अब इस भौतिक बल सिद्धांत को बेटा कंप्लीट करा दूंगा।